गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। अब तक हम लोगों ने देखा गुप्त काल के संदर्भ में, गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है और उसके पहले सामाजिक जीवन वगैरह के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कृषि का बदलता स्वरूप। कृषि यानी खेती। जब से सभ्यता का विकास हुआ, अर्थात अगर भारत की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, खेती का इन सब में बड़ा महत्व रहा है। व्यवसाय का, आर्थिक आधार का, आर्थिक समृद्धि का एक मुख्य आधार खेती रही है या कृषि रही है। कई प्रक्रियाएं हुई, खेती में भी कई तरह के बदलाव आए। जब मौर्य काल आया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक लोग का जब मौर्य का शासन आया, इन लोगों ने खेती कृषि के लिए कई अच्छे कार्य किए। सुदर्शन झील, जिसका उल्लेख हमने कई बार किया, कृषि के लिए सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। अशोक ने जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद में कई शासकों ने उसका जीर्णोद्धार कराया। उसका सुदर्शन झील बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था, खेती को किस तरह सिंचाई की सुविधा हो, चूँकि खेती के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, तो वो पानी की सुविधा मिलती रहे, इसके लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। तो पहले खेती होती थी लकड़ी के फाल से, जो हल जिसको बोलते हैं, जिसके आगे वाले नुकीले, वो पहले लकड़ी की होती थी। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहे की फाल से खेती करना और आसान हो गया, जो खेती की या कृषि की पैदावार को बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान हुआ। उसके बाद जब धान की खेती, आज भी अब ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो पहले धान को एक तरह रोपनी किया जाता है, एक जगह धान की बीजों को दिया जाता है। जब वो अंकुरित होकर थोड़े बड़े बड़े पौधे के रूप में आ जाते हैं तो फिर उसको अलग अलग बड़े थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर में खेतों में किया जाता है। जहाँ पानी खूब ज़्यादा होता है वैसे वैसे जगहों पे वैसे वैसे खेतों में उनको बुआई किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया गुप्तकालीन तरीके से चलती आ रही है, गुप्तकालीन समाज से चलती आ रही है, गुप्तकालीन साम्राज्य से चलती आ रही है, जो आज भी उसी प्रक्रिया से धान की रोपनी जो होती है, धान की खेती जो होती है, उसी आधार पे होती है। और चूंकि धान के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, धान की खेती में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये ज़्यादातर चूँकि गंगा की घाटी, जो गंगा का घाटी एरिया है, जहाँ गंगा का पानी हमेशा उपलब्ध रहता है, उस एरिया में धान की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी और ये गुप्त काल का एक बहुत अच्छी फसल में मानी जाती रही है धान। सिंचाई के लिए गुप्त काल में सिंचाई के लिए कुएं, तालाब एवं नहरों का उपयोग किया जाता था। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक सुदर्शन झील पर शासकों ने पर्याप्त ध्यान दिया और पर्याप्त खर्च किया। मैंने पहले ही कहा कि मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ और गुप्त काल तक कई शासकों ने उस पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये सिंचाई के लिए बहुत बड़ी, इस सिंचाई के लिए ही इस झील का निर्माण किया गया था, खेती के लिए ही इस झील का निर्माण किया था। इसलिए इस पर विशेष ध्यान सभी शासकों ने दिया, क्योंकि ये एक सिंचाई की एक प्रमुख आधार थी। इन गुप्त मौर्य काल में हो या गुप्त काल हो, इस बीच में जितने भी शासकों ने शासन किए, उन सभी के लिए सिंचाई का मुख्य आधार सुदर्शन झील रही है। रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख इसका प्रमाण है। रुद्रदामन जो शक शासक थे और स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक थे, इनके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख में जो वर्णन किया गया, वो इसका आधार है कि इन्होंने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, सुदर्शन झील पर ध्यान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन एवं स्कंदगुप्त ने सिंचाई व्यवस्था एवं जन कल्याण का पर्याप्त ध्यान रखा। इनके प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त, तुषास्प, सुविशाख एवं चक्रपालित भी सुदर्शन बांध एवं नहरों का पर्याप्त ध्यान रखते थे। अब जब राजा ही अगर किसी चीज़ पर विशेष ध्यान रखेगा तो उनके नीचे कार्य करने वाले लोग भी निश्चित रूप से उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। राजा की सोच थी, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, रुद्रदामन हो या स्कंदगुप्त हो, ये लोगों की सोच थी कि हमें जल कल्याण के लिए कार्य करना है, सिंचाई के लिए काम करना है, कृषि के हित के लिए काम करना है। तो निश्चित रूप से उनके मातहत जो थे उन लोग भी वैसे ही काम करते थे, चाहे वो तुषास्प हो, पुष्यगुप्त हो
या सुविशाख हो, ये लोगों ने भी सुदर्शन झील के, चूँकि उस समय खेती का मुख्य आधार वही थी, सिंचाई का मुख्य आधार सुदर्शन झील थी, तो राजा खुद चाहते थे सुदर्शन झील पर विशेष ध्यान देना, जो कि उनके राज्यपाल और उनके माथत जो कर्मचारी थे वो लोग उस पर विशेष ध्यान देते थे। बुद्ध काल यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, बुद्ध काल यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर मौर्य काल एवं गुप्त काल तक आते आते कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधार बन गई। तो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो इसका शुरुआत अगर बोला जाए तो बुद्ध काल यानी 600 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ, जो कि आज भी वो प्रक्रिया चलती जा रही है। अगर हम मौर्य काल से लेकर गुप्त काल की ही बात अगर करें तो मौर्य का गुप्त काल आते आते कृषि भारत का अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गई, जो कि आज वर्तमान समय में भी देखें तो कृषि भारत के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। गुप्त काल में राजा समस्त भूमि की माप करवाता था एवं उसे टुकड़े करके विभाजित करवाता था। भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी। धान एवं गन्ना की खेती प्रमुख रूप से होती थी। इसके साथ साथ गेहूं, जूट, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा, मसाले, धूप एवं नील आदि की भी पैदावार होती थी। लेकिन यहाँ के मुख्य फसल धान एवं गन्ना थी। तो ये सभी खेतियाँ जो होती थी, ये जो खेती होते थे, ये सभी गुप्त काल के दौरान गुप्त काल की प्रमुख फसलें कही जा सकती हैं। राजा कृषि संबंधी कार्य के लिए विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त करता था। 3 वर्ष तक कर न देने वालों को भूमि से वंचित कर दिया जाता था। विक्रय की जाने वाले भूमि के निम्न नियम होते थे। चूँकि जमीन राजा विभाजित करके राजा देता था और उसके बदले में कर लेता था, टैक्स लेता था, जो आज भी टैक्स वगैरह चलता है। तो आप खेती करिए, खेती करके उसका एक जो राजा को हिस्सा देना होता था, एक निश्चित रूप से निश्चित कर के रूप में जो होता था, वो राजा को कृषक को देना पड़ता था। अगर 3 साल तक लगातार कोई किसान या जो ज़मीन जिसको राजा ने ज़मीन दिया है, वो अगर उसको कर नहीं देता था तो उसके ज़मीन छीन ली जाती थी, वापस ले ली जाती थी। तो इसमें 3 तरह के नियम बताए गए हैं कि विक्रय यानी बेचने के लिए ज़मीन की क्या क्या नियम थे। तो 3 नियम बनाए गए हैं। पहले है अदायिक। मृत व्यक्ति की भूमि का मालिक राजा होता था। अगर किसी को की भूमि है और वो व्यक्ति मर गया और उसका कोई वंशज नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस भूमि का, उसके नाम की जो भी भूमि होगी, उसका मालिक राजा कहा जाता था। उसके बाद आता है गुप्त निधि। भूमि के नीचे गड़ी हुई गुप्त निधि राजकीय संपत्ति होती थी। यानी भूमि के नीचे, धरती के नीचे अगर कोई खजाना मिल गया, जो निधि यानी खजाना ही कहा जाता है, तो अगर वो मिल गया तो वो राजा का होता था, वो राजकीय संपत्ति होता। आज भी वही है, ज़मीन के नीचे खजाना मिले तो सरकार का, और अगर कुछ और मिले तो वो ज़मीन के मालिक का। तो ये चीज़ें चलती रही है। उस समय भी यही नियम था कि भूमि के नीचे अगर खजाना या इस तरह का कोई भी चीज़ मिलता है, या कीमती पत्थर हो या कीमती वस्तुएं हो, सोना चांदी, इस तरह का चीज़ें अगर मिलती है तो वो राजकीय संपत्ति मानी जाती थी। तीसरा है अग्रहार। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती थी। यानी मंदिर को जो ज़मीन दिया जाता था निश्चित रूप से दान दिया जाता था, और ब्राह्मणों को जो दिया जाता वो भी दान था, इसलिए इस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। यह भूमि कर मुक्त होती थी, इस पर कोई टैक्स राजा नहीं लेता था, एवं इसका विक्रय भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी ब्राह्मण को या मंदिर को ज़मीन दे दी गई तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और उसको बेचा भी नहीं जा सकता था। इसे भूमि छिद्र न्याय भी कहा जाता था। अतः दान पाने वाला आगे चलकर भूमि स्वामी भी हो गया। यानी कि जो कि इस पर टैक्स लगना नहीं था, तो ये भूमि बिकेगी भी नहीं, तो ये जो ज़मीन था वंशानुगत होते होते ये आने वाले समय में ये ज़मीन के, जिसको ये ज़मीन मिली ब्राह्मणों को और मंदिरों को, वो उस ज़मीन के मालिक हो गए। तो ये 3 चीज़ें जो थी, ये ज़मीन के विक्रय के बारे में, भूमि के विक्रय के बारे में गुप्त काल में नियम थे। तो आज हम लोगों ने देखा गुप्त काल के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, कि कृषि का कैसा स्वरूप था, कृषि के मुख्य फसल क्या क्या थी, गुप्त काल में कृषि के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे,
भूमि के बारे में, भूमि का क्या स्थिति थी, भूमि को कैसे विक्रय किया जा सकता था या उसका विभाजन कैसे होता था, उसका कर किस प्रणाली क्या थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, बिना मतलब घर से बाहर न जाएं। धन्यवाद।